मूवी शुरू होती है रोमानिया में बने एक कब्रिस्तान से, जहां दुनिया भर से आए वेम्पायर्स इकट्ठा हो रहे हैं। पता चलता है कि आज रूडी नाम के एक वेम्पायर का जन्मदिन है और ये सब उसी की पार्टी में शामिल होने आए हैं। लेकिन रूडी इन सब से खुश नहीं था, क्योंकि वो तो बाहर जाकर एंजॉय करना चाहता था। लेकिन उसके पिता फ्रेड उसे फोन करते हैं कि बाहर एक वेम्पायर हंटर उन्हें ढूंढ रहा है। इधर जर्मनी में हम एक लड़के टोनी को देखते हैं, जो अपने पेरेंट्स के साथ छुट्टियां मनाने जा रहा है। टोनी को वेम्पायर्स बहुत पसंद है और वो हर वक्त उन्हीं के बारे में बातें करता रहता है। लेकिन उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि ये सब सिर्फ काल्पनिक कहानियां हैं। तभी वो दो वेम्पायर्स को एक सीवर से निकलते देखता है, जो असल में रूडी के अंकल आंटी हैं और उसी की पार्टी में रोमानिया जा रहे हैं। वो तुरंत अपने पेरेंट्स को ये बताता है, जिससे उसके डैड कार का बैलेंस खो देते हैं और उनकी कार रोड से उतरकर एक ढलान पर फिसलने लगती है। उसके डैड किसी तरह कार को कंट्रोल करते हैं और उसे खाई में गिरने से बचाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर वापस रोमानिया में आता है, जहाँ एक आदमी रुकरी अपने असिस्टेंट मैनी को तुरंत उनकी गाड़ी निकालने को कहता है। पता चलता है कि ये वही वेम्पायर हंटर है जिसके बारे में रूडी के डैड ने बताया था। इधर पार्टी में रूडी का बड़ा भाई ग्रेग भी चुप कर रहते हुए परेशान हो गया था और अपने पेरेंट्स के मना करने के बावजूद वहाँ से बाहर चला जाता है। वो रूडी को कहता है कि वो एक रियल वेम्पायर की तरह जीना चाहता है और यह सुनकर रूडी भी उसके पीछे जाता है। ग्रेग एक पेट्रोल पंप पर आता है और छुप कर एक आदमी को फॉलो करने लगता है ताकि वो उसका ब्लड पी सके। रूडी भी वहाँ आता है और तभी वो रूकरी को देखता है, जो मैनी के बनाए रडार की मदद से उन तक पहुँच गया है। रूकरी मौके की तलाश करता है और जैसे ही ग्रेग उस आदमी पर अटैक करता है, वो यूवी लाइट से उसे घायल कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो ग्रेग को पकड़ पाए, रूडी वहाँ आकर उसे बचा लेता है। रूकरी भी उसका पीछा करता है ताकि उनके छुपने वाली जगह का पता लगा सके। उधर टोनी के पेरेंट्स किसी को उनकी तरफ आता देखते हैं और पता चलता है कि ये उस कैसल के ओनर है जहाँ वो रहने वाले हैं, जो गाड़ी की आवाज सुनकर उन्हें ढूंढने आए हैं। वो सब लोग आगे बढ़ते हैं और जल्दी ही उस कैसल तक पहुँच जाते हैं। टोनी नोटिस करता है कि वहाँ की दीवारों पर गार्लिक लगा हुआ है, जो अक्सर वेम्पायर्स को भगाने के काम आता है। वो अपने डैड को भी ये दिखाता है, लेकिन वो कहते हैं कि ये सब तो बस डेकोरेशन का स्टाइल है। टोनी देखता है कि कैसल के ओनर्स शीशे में उनकी रिफ्लेक्शन चेक कर रहे हैं ताकि कंफर्म कर सके कि ये असली इंसान है। आगे हम देखते हैं कि रूडी अपने भाई को लेकर वापस मकबरे में आता है और यह देखकर उसके डैड समझ जाते हैं कि वो लोग खतरे में हैं। तभी रूडी उन्हें बताता है कि उनका पीछा करते हुए रूकरी भी वहाँ आ पहुँचा है और मकबरे का गेट सील कर रहा है। उसके डैड सभी गेस्ट को जल्दी से वहाँ से निकलने को कहते हैं, लेकिन वहाँ से सिर्फ रूडी, एना और उसके पेरेंट्स ही निकल पाते हैं और बाकी गेस्ट रूकरी के लगाए नेट की वजह से मकबरे में ही फंस जाते हैं। रास्ते में उन्हें अपने अंकल आंटी मिलते हैं, जो पार्टी में शामिल होने आ रहे थे। फ्रेड उन्हें रूकरी के बारे में बताता है और वो सब जर्मनी में उनके मकबरे में जाने का फैसला करते हैं। रूकरी भी उनका पीछा करता है और अपने ट्रक पर लगाई यूवी लाइट से फ्रेड को घायल कर देता है। रूडी किसी तरह उन्हें गिरने से बचा लेता है और वो तेजी से वहाँ से निकलने लगते हैं। रूकरी उन्हें दूर जाता देख तुरंत मैनी से अपने पायलट दोस्त को फोन करने को कहता है ताकि वो प्लेन से उनका पीछा कर सके। जल्दी ही वो उनके पास पहुँच जाता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है। रूडी समझ जाता है कि एक साथ उड़ते हुए वो उससे नहीं बच सकते और वो अपनी फैमिली से अलग होकर रूकरी को अपने पीछे ले जाता है। उसका प्लान कामयाब होता है और उसकी फैमिली सही सलामत उस मकबरे तक पहुंच जाती है। रूकरी और मैनी पैराशूट से नीचे आते हैं और तभी उनकी नजर रूडी पर पड़ती है। वो बचकर भागता है और तभी उसे सामने वही कैसल दिखता है जहाँ टोनी रुका हुआ है। रूकरी भी अपनी यूवी लाइट लेकर उसका पीछा करता है और उससे निकलने वाली रोशनी से टोनी की आँख खुल जाती है। वो खिड़की से बाहर देखता है जहाँ उसे रूडी उड़ता हुआ नजर आता है। रूडी भी देखता है कि सुबह होने वाली है और सूरज की रोशनी से बचने के लिए वो खिड़की से टोनी के रूम में आ जाता है। वहाँ उसे छुपा हुआ टोनी दिखता है और वो उसे डराने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारे जैसे ही इंसान हमें मारना चाहते हैं और तभी आवाज सुनकर कैसल के ओनर वहाँ आ जाते हैं। टोनी उन्हें रूडी के बारे में कुछ नहीं बताता और यह देखकर रूडी समझ जाता है कि वो एक अच्छा इंसान है। जल्दी ही उनमें दोस्ती हो जाती है और टोनी देखता है कि रूडी शीशे में दिखाई नहीं दे रहा है। वो एक असली वेम्पायर से मिलकर बहुत खुश होता है। उधर सुबह होते ही बाकी वेम्पायर्स की तरह रूडी की फैमिली भी कॉफिन्स में आराम करने चली जाती है और रूम में टोनी रूडी को एक अलमारी में रेस्ट करने को कहता है। उसे डरता देख रूडी उसे बताता है कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वो इंसानों की बजाय जानवरों का खून पीते हैं। सुबह उसकी मॉम वहाँ आती है और अलमारी को ऐसा गिरा हुआ देखकर उसके पास जाने लगती है। टोनी उन्हें रोकता है और बताता है कि ये उसने अपने खेलने के लिए किया है। आगे नाश्ता करते हुए उसे एक आइडिया आता है और वो किचन से एल्यूमिनियम फॉइल लेकर वापस रूम में आता है। वो रूडी को उस फॉइल में लपेट कर तबेले में ले जाता है
ताकि वो अपनी भूख मिटा सके। वहाँ रूडी एक काऊ को हिप्नोटाइज करके अपनी भूख मिटाता है, लेकिन जैसे ही वो वापस रूम में आते हैं टोनी देखता है कि वो एग्रेसिव हो गया है। तब रूडी उसे रुकरी के बारे में बताता है कि कैसे उसकी वजह से सारे वेम्पायर्स खतरे में हैं, जिनमें उसकी फैमिली भी है। टोनी फ्रेंड होने के नाते उसकी हेल्प करने को कहता है और इंसानों का ऐसा बिहेवियर देखकर रूडी हैरान हो जाता है। एक सीन में हम देखते हैं कि जिस काऊ को रूडी ने काटा था वो भी एक वेम्पायर बन गई है। रात को रूडी टोनी को अपने साथ हवा में उड़ाता है और वो इस अनोखे एक्सपीरियंस का मजा लेने लगता है, लेकिन कैसल के ओनर उन्हें ऐसा करते हुए देख लेते हैं। तभी रूडी की नजर रुकरी पर पड़ती है, जो उसे पकड़ने यहाँ कैसल तक आ पहुँचा है। रुकरी ओनर्स को वेम्पायर्स के बारे में बताता है, जो उसे टोनी के कमरे में ले जाते हैं और वहाँ वो समझ जाता है कि यहाँ जरूर कोई वेम्पायर आया था। फिर वो टोनी के पेरेंट्स की रिफ्लेक्शन चेक करता है ताकि उनकी भी असलियत जान सके। इधर रूडी टोनी को एक जगह बैठाकर अपने पेरेंट्स से मिलने जाता है और उन्हें बताता है कि कोई ऐसा है जो उनकी मदद कर सकता है। फिर वो टोनी को उनके पास लाता है, जहाँ वो उसकी फैमिली से मिलकर बहुत खुश होता है। लेकिन रूडी के डैड को उसका इंसानों से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो टोनी को डराने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि उसे टोनी और अपनी फैमिली में से किसी एक को चुनना होगा और ये सुनकर दुखी रूडी टोनी के साथ वहाँ से जाने लगता है। तभी एना उससे मिलने आती है, जो टोनी से बहुत इम्प्रेस्ड है। वो उसे गिफ्ट में एक रैट देती है और कहती है कि जब भी उसे उसकी जरूरत हो तो बस एक सीटी बजा दे। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें ढूंढता हुआ रोकरी वहाँ आ जाता है और ड्रिल मशीन से मकबरे में होल करके एक यूवी लाइट नीचे भेजता है। टोनी उस लाइट की स्विच निकालकर उन्हें बचा लेता है और यहाँ से भागने को कहता है। फिर वो स्विचेस को उल्टा लगाकर रूकरी को एक जबरदस्त शॉक देता है, जिससे उसके हथियार बेकार हो जाते हैं। रूकरी नीचे आता है और कंफर्म करता है कि टोनी एक वेम्पायर नहीं है। वो उसे बहुत डांटता है कि वो इंसान होकर वेम्पायर्स की मदद कर रहा है और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। एक जगह वो उसे मारने की सोचता है, लेकिन उसका साथी मैनी इसके लिए एग्री नहीं होता। टोनी को भी एक आइडिया आता है और वो रूकरी को कहता है अगर वो उसे पानी में फेंक दे तो उसके दोस्त उसे बचाने जरूर आएंगे। इस तरह वो उन्हें पकड़ सकता है। रूकरी भी उसकी बातों में आकर उसे झील में फेंक देता है, लेकिन देखता है कि वो तैरकर वहाँ से दूर जा रहा है, इसीलिए वो मैनी को उसके पीछे भेजता है। इधर टोनी को एना की बात याद आती है और वो सीटी बजाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर एना और रूडी उस तक पहुँच जाते हैं और उसे बचाकर अपने साथ ले जाते हैं। इधर रूकरी उन्हें ढूंढने कैसल में आता है, जहाँ शॉट सुनकर टोनी के पेरेंट्स जाग जाते हैं। ओनर्स उन्हें बताते हैं कि उनका बेटा एक वेम्पायर है, लेकिन उन्हें इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। तभी टोनी भी अपने दोस्तों के साथ कैसल आता है और वो देखते हैं कि रूकरी वापस रोमानिया जा रहा है ताकि बाकी वेम्पायर्स को खत्म कर सके। रूडी उसे रोकने रोमानिया जाने को कहता है और टोनी भी उसके साथ आना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि उसके पेरेंट्स उसे ढूंढ रहे हैं। एना उन्हें आगे बढ़ने को कहती है और अपनी पावर से उसके पेरेंट्स को हिप्नोटाइज करके उन्हें एग्री कर लेती है। वो उन्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाती है और बताती है कि इन्हीं की गाड़ी में छुपकर वो रोमानिया तक जा सकते हैं। उधर रोमानिया जाते हुए रूडी और टोनी देखते हैं कि वेम्पायर बन चुकी वो काऊ भी उनके साथ आ रही है और वो तीनों आगे बढ़ते हैं। जल्दी ही सुबह होने लगती है और टोनी रूडी और काऊ को एक कब्रिस्तान में आराम करने को बोलता है। यहाँ रूडी उसे मकबरे के दरवाजे पर लगे नेट के बारे में बताता है, जो सिर्फ रूकरी के स्पेशल रेंज से ही खुलेगा। टोनी रूकरी को ढूंढने जाता है, जो हाईवे पर ट्रैफिक में फंसा हुआ है। वो छुपकर उसकी गाड़ी तक आता है, जहाँ उसे वो रेंच दिखाई देता है। तभी रूकरी एक शॉर्टकट लेता है, लेकिन खराब रास्ता होने की वजह से उसका ट्रक टूट जाता है। टोनी गिरने से पहले रेंच को ले लेता है और ट्रक से निकले टायर को सेगवे की तरह यूज करके बच जाता है। जल्दी ही रात हो जाती है और रूडी काऊ को लेकर मकबरे की तरफ जाता है। इधर रूकरी अपनी वर्कशॉप में आता है और मैनी को एक नई मशीन बनाने को कहता है। तभी वो देखता है कि उसका स्पेशल रेंच गायब है और वो तुरंत मकबरे की ओर जाता है। टोनी भी मकबरे तक पहुंचता है और नेट को खोलने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो सारे बोल्ट्स खोल पाए, वहाँ रूकरी और मैनी आ जाते हैं। रूकरी उसे शूट करने की तैयारी करता है, लेकिन रूडी वहाँ आकर टोनी को बचा लेता है। गुस्से में आकर रूकरी एक बॉम्ब मकबरे के दरवाजे पर लगाता है ताकि हमेशा के लिए उसे सील कर सके। ये देखकर रूडी और टोनी उसे रोकने आते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। धमाके से मकबरे की छत टूट जाती है और ग्रेग बाहर निकलकर रूकरी पर हमला करता है। रूडी उसे टोनी से मिलवाता है और बताता है कि वो उनकी हेल्प करने आया है। तभी वो देखते हैं कि रूकरी एक बार फिर उनके पीछे आ रहा है और वो उससे बचकर भागने लगते हैं, जहाँ टोनी उड़ने के लिए वेम्पायर काऊ की मदद लेता है। टोनी और रूडी के पेरेंट्स भी वहाँ पहुँचते हैं और अपने बच्चों को बचाने आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने अपने बनाए हेलीकॉप्टर से उन्हें रोकने आता है, लेकिन टोनी काऊ की मदद से हेलीकॉप्टर को क्रैश करा देता है और मैनी पैराशूट लेकर कूद जाता है। इधर रूकरी अपनी गाड़ी से उनके पेरेंट्स
पेरेंट्स की कार पर हमला करने जाता है, लेकिन रूडी किसी तरह उसकी गाड़ी को पेड़ से बांधकर रोक लेता है। मैनी नीचे आता है और रूकरी को कहता है कि अब वो उसके शैतानी इरादों में उसका साथ नहीं दे सकता। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है और तभी टोनी और रूडी की फैमिली वहाँ आती है। रूकरी रैंच से उन पर हमला करता है, लेकिन टोनी काऊ को उस पर लैंड कराकर उसे चित कर देता है। रूडी की फैमिली टोनी के पेरेंट्स को हवा की सैर कराती है और तभी वो देखते हैं कि बाकी वैम्पायर्स भी आजाद हो चुके हैं। रूडी को दुखी देखकर टोनी उससे कारण पूछता है और रूडी कहता है कि अब उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। टोनी को एक आइडिया आता है और वो सबको लेकर एक बार फिर उसी कैसल में आता है। एंड सीन में हम सभी वैम्पायर्स को उस कैसल में शिफ्ट होते हुए देखते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है।